प्यारे बच्चों, 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए आज मैं एक नया पोएम लेकर उपस्थित हूँ। अमांदा। द पोएट इज रोबिन केलिन। पहले मैं हिंदी में समझा दूँ आपको। नई शिक्षा नीति जो हमारी आ रही है उसमें मातृभाषा से ही पढ़ाई शुरू होनी है, इसलिए अंग्रेजी कविताओं को, अंग्रेजी के पाठों को भी पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, फिर अंग्रेजी में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर मैं पोएम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। कम समय में मैं ज़्यादा काम करने का प्रयास करूंगा, आप थोड़ा ध्यान दें। रोबिन केलिन एक कवित्री हैं, ऑस्ट्रेलियन कवित्री हैं, जिन्होंने सयानी होती एक लड़की के मनोभावों को व्यक्त किया है अपनी इस कविता में। अमांदा एक लड़की है, एक नायिका है, जिसके माता पिता बार बार उसे ठीक से रहने के लिए कहते हैं। सयानी होती बच्चियों को जैसे कहा जाता है बार बार, ठीक से बैठो, ठीक से बोलो, ठीक से हंसो, ठीक से चलो, ठीक से देखो, उसका जो उनके मन पर प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है इस कवित्री ने अपनी इस कविता में। सबसे पहले आज हम इस पर विचार करें कि एक बड़ी समस्या आज हमारे समाज के सामने है कि आज की किशोर वय के बाद युवावस्था में प्रविष्ट होती हुई पीढ़ी द्वंद्व में फंसी है। समय से पहले बच्चे सयाने होने लगते हैं। सोशल मीडिया और संचार के इतने साधन, टेलीविज़न आदि, इस पर आता हुआ विभिन्न कार्यक्रम और प्रचार आदि बच्चों के मन में अच्छे भाव बुरे भाव दोनों भरते हैं समय से पहले। वैसी स्थिति में बच्चों का द्वंद्व में होना सहज स्वाभाविक हो जाता है। बच्चों के इसी द्वंद्व को उजागर करने का प्रयास किया है कवित्री ने इस कविता में। बच्चों, मैं आपको बतला दूं, स्वतंत्रता सबको प्रिय है, सब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, बच्चे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। एक मनुष्य जिस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करना नहीं चाहता, अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं चाहता, लेकिन स्वतंत्रता चाहता है। एक सामान्य भारतीय प्रजातंत्र की दुहाई देकर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वही प्रवृत्ति एक युवा पीढ़ी की है, वही प्रवृत्ति किशोर वय के बच्चों की है। वह स्वतंत्रता का उपभोग भी करना चाहता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं चाहता। और किशोर वय से युवावस्था में प्रवेश करने के समय शरीर की रासायनिक स्थिति जो बदलती है, शरीर में नए नए रसों का जो स्राव होता है, वो उसे ऐसी मन स्थिति में ला देता है कि वह परिजनों से कटने लगता है। उसको सजाने वाले, उसको संवारने वाले, उसके व्यक्तित्व को निखारने वाले उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके गुरुजन, उसके परिजन, उनकी बातें उसे अच्छी नहीं लगती। और जब बात समझ में आती है कि वे हमारे अपने हैं, वे हमारी भलाई के लिए बातें कर रहे थे, तब तक समय बीत चुका होता है और बहुत सारे लोग तो अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवा बैठते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण आपके सामने है। किस तरह परिवार से कटकर सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक प्रतिभावान नायक दुनिया से असमय चला जाता है, काल कलवित हो जाता है, एक बड़े गिरोह की साजिश का शिकार हो जाता है। आप देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा, मुझे उससे मतलब नहीं है किस तरह उसकी मृत्यु, उसका सबसे बड़ा कारण है परिवार से कट जाना, माता पिता से कट जाना, भाई बहनों से कट जाना, उन परिजनों से कट जाना जो उसकी भलाई चाहते हैं। तो जो आपकी भलाई चाहते हैं वे आपकी विकृतियों को नहीं देख सकते। एक सफल मूर्तिकार जो अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को तराशता है, पत्थर के उबड़ खाबड़ भाग को छीलता है, कड़ी मेहनत करता है, वह क्या क्रूर है? यह सोचने की ज़रूरत है आज की किशोर पीढ़ी को और युवा पीढ़ी को। कुछ इसी भाव को लिए है यह कविता। इस कविता में एक अमांदा के पेरेंट्स उसको बार बार कहते हैं कि मत ऐसे बोलो, नख मत कुतरो, ठीक से बैठो, कंधे को झुकाकर मत बैठो, शरीर को सीधा करके बैठो। और अमांदा के मन पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, पहला पैराग्राफ यह माँ और पिता के निर्देश को बतलाता है और दूसरे पैराग्राफ में
वह क्या सोचती है, वह अमांडा क्या सोचती है, यह बतलाया गया है। हम पहले दोनों पैराग्राफ को पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your soldiers Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. These are the directions, these are the guidances given by our parents to the teenagers. They want to drag us out of the bad habits. The mother gives direction Amanda, guides Amanda not to bite her nails, not to hunch your soldiers, means not to keep her soldiers in a bad way. Stop that slouching and sit up straight. The mother says Amanda not to sit in a bad posture. Sit straight. It is a good habit. The mother wants to make Amanda a good girl, but what Amanda thinks, see in the next stanza, there is a languid emerald sea. Amanda thinks that there is a languid emerald sea, that where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Amanda thinks that there should be a relaxed sea, green sea, emerald color sea, where the sole inhabitant is me. You are familiar with the word inhabitant in biology? Habitat, inhabitant. The habitat in an animal lives is called, the animal is called inhabitant. So, where the sole inhabitant is me, जहाँ का रहने वाला वासी वही सिर्फ हो, और ए मेरीमेल्ड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मेरीमेल्ड इज ए क्रिएचर विथ ए वोमेन्स हेड एंड बॉडी एंड फिश टेल. वह एक ऐसी रचना हो जिसका शरीर मछली का हो जो पानी में तैर सके, और चेहरा लड़की का हो और उसमें वह फ्रीली तैर सके. यहाँ यह अनुच्छेद, यह भाग उसके उस मनोभाव को व्यक्त करता है जिसमें वह स्वतंत्रता चाहती है. पहले अनुच्छेद में माता पिता का मनोभाव है जो अपने बच्चे में कोई विकृति नहीं देखना चाहते. नक का कुड़तना, कंधे को ठीक से रखना, ठीक से बैठना, यह एक सिग्निफाई करता है कि पेरेंट्स बच्चों को किस स्थिति में रखना चाहते हैं. और दूसरा पैराग्राफ यह बतलाता है कि बच्चों की सोच क्या होती है. नाउ द थर्ड स्टैंजा. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you clean your shoes, Amanda. The mother told Amanda to finish her homework. The mother told Amanda to clean her room. The mother told Amanda to clean her shoes. Now the mother want to know whether Amanda had did all things or not. Now, see, this is the wish of the mother, that the child should work according to my direction, because she is directing her child to make her a good citizen, good human being. Now, what is the tendency of Amanda? I am an orphan roaming in the street. I patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here, let us see the meaning of the lines. I am an orphan. Do you know orphan? Who has none in the world, who is alone in the world, जिसको टूअर कहते हैं, जिसका कोई नहीं है दुनिया में. रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में भटकता रहता है. आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट वेयर फिट, जो अपने खुले खाली पैर से सड़क पर पड़ी धूल का पैटर्न बनाता है, रंग बिरंगा चित्र बनाता है. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और वहाँ जो चुप्पी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, दैट इज गोल्डन. अमांडा थिंक्स दैट इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट. ऐसा गोल्डन लोनलीनेस और फ्रीडम की अपेक्षा है अमांडा को, लेकिन पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टांजा.
Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your Asni, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Usually teenagers try to avoid their parents when they give any direction, when they try to control them, when they try to guide them, they try to avoid them. So Amanda is also doing the same. So when the mother says, don't eat that chocolate, Amanda, not to take chocolate, remember your Asni, Amanda. The mother says, Amanda, that chocolate is tasty for you, but it has a bad effect on the pimples on your face. It will increase the pimples on your face, so avoid chocolate. Will you please look at me? Amanda is not listening her mother carefully. So the mother says, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Whenever I speak to you, try to hear me carefully. The mother tries to draw the attention of Amanda. यहाँ अमांडा को माँ कहती है कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि पिंपल्स बढ़ जाएंगे, और जब मैं बात करूँ तो हमको देखो, ऐसा माँ चाहती है। लेकिन अमांडा जो प्रतिनिधित्व करती है एक लड़की का, एक किशोर वय की बच्ची का, युवा होती हुई लड़की का, वह इसको अवॉइड करती है। I am Rapunzel. I have not care. Life in a tower is a tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at this stanza. In this stanza, this is the wish of Amanda. I am Rapunzel. Rapunzel is, आप ऐसे समझे Rapunzel को कि एक परी मैं बनना चाहती हूँ, जहाँ जिसको कोई चिंता ना हो। Life in a tower is tranquil and care. जहाँ she wants a cool and calm life in a tower, in a vast area, in a big building where none to control her. I will certainly never let down my bright hair. She never, on one hand, she wants to be Rapunzel, but she don't want to give up her bright hair too. तो यहाँ द्वंद्व है कि हम यह भी चाहिए और यह नहीं चाहिए। गुलाब का फूल चाहिए लेकिन कांटा नहीं चाहिए। यह मनोभाव है, सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। सो वही प्रवृत्ति इस किशोर वय की है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. माँ बार बार अमांडा को कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग, इस तरह की प्रवृत्तियों को छोड़ दो, और स्टॉप इस तरह का जो एंग्री भाव चेहरे पर माँ की बातों पर लाती है अमांडा, उससे माँ उसको मुक्त करना चाहती है। माँ चाहती है कि वह बिगड़ैल स्वभाव की नहीं बने, और माँ कहती है कि मैं तुम्हें कभी तंग करने के लिए नहीं कहती, मैं तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती हूँ, अच्छी बेटी बनाना चाहती हूँ, अच्छा सिटीजन बनाना चाहती हूँ, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा कहती हूँ। और यही द्वंद्व मनुष्य के जीवन भर चलता रहता है, जो एक बच्चे के द्वारा यहाँ व्यक्त किया है इस कवयित्री ने। इस द्वंद्व से हमें अपने को बचाना है। मैंने सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण भी दिया, वर्ग लंबा ना हो जाए, ख़त्म करें अब, इसलिए मैं यही वर्ग को समाप्त करता हूँ। 1 मिनट में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 3 तरह के लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। पहला मेटाफर, दूसरा एल्यूजन एंड तीसरा अलिटरेशन। अलिटरेशन आप देखेंगे 2-3 पंक्तियों में, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकुल एंड रेयर, एंड और देखेंगे ऊपर फर्स्ट स्टांजा में, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड, अलिटरेशन एंड एंड मेटाफर, दिस इज एन इमेजिनेशन, and Amanda want to be something that is imaginary, like someone. So here metaphor, illusion and alliteration, literary devices has been used. In my previous class, I have told you to go through the language section of the previous chapter, prose. I think that you have finished this chapter, and if you have any problem, tell me. You can have my telephone and you can call me at any moment. Thank you.